आज की वीडियो में लोग देखते हैं उत्सर्जन का नया टॉपिक जो हमें जानना बहुत जरूरी है। आज का जो टॉपिक है वो है नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन किस तरह से काम करता है इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। एक्सक्रेशन उत्सर्जन चैप्टर क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 4, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि नेफ्रॉन की संरचना कैसे होती है, किस तरह से नेफ्रॉन कार्य करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए यहाँ पे देखें हम लोग कि नेफ्रॉन क्या करता है। तो प्रत्येक ब्रिक में लगभग, जी हाँ याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्जाम में 100% रहता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है कि प्रत्येक ब्रिक में, ब्रिक मतलब प्रत्येक ब्रिक में मनुष्य में एक जोड़ा ब्रिक पाया जाता है। मतलब ब्रिक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसका हम लोग डायग्राम में भी देखेंगे। यहाँ पर प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख ब्रिक नलिकाएं पाई जाती है। याद रखें कि प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख, एक ब्रिक यानी एक किडनी में 10 लाख यूरिनीफेरस ट्यूबल्स पाए जाते हैं। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे कि प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख, बार बार इसमें बता रहा हूं कि 10 लाख ब्रिक नलिकाएं यूरिनीफेरस ट्यूबल्स पाए जाते हैं या नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन की संरचना अगर बात कर रहे हैं, आगे देखिए ब्रिक नलिका का आरंभ, यह जो नलिका का आरंभ होता है ना, इस तरह से प्याली की तरह, ये जो गया नलिका इसको बोलेंगे। तो क्या कर रहा है कि ब्रिक नलिका का आरंभ, ये जो गया इस तरह से एक ब्रिक हो गया। ब्रिक नलिका का आरंभ प्याले जैसी संरचना से होता है। ये देखिए यह प्याले जैसी संरचना से होता है जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। ब्रिक में जैसे बोमेन संपुट कहाँ, ऊपर का जो भाग इस तरह से होगा, अभी हम डायग्राम देखेंगे और ये प्याले जैसी रचना आ गई तो यह इसके अंदर पाया जाएगा ये चीज। तो क्या हो गया? बोमेन संपुट कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल है ना, इसको बोलेंगे बोमेन संपुट कहते हैं। और यह बोमेन संपुट जो हो गया एवं ग्लोमेरुलस जो ट्यूब्स हो गए को सम्मिलित रूप से मेलपीसियन कोश कहते हैं। बोमेन संपुट पहला हो गया और दूसरा ग्लोमेरुलस, ये दोनों एक साथ जब मिलेगा, ज्वाइंट होगा, उस जंक्शन को सम्मिलित रूप से मेलपीशियन ट्यूबल कहते हैं, यानी कि कोश। इसको बोलेंगे मेलपीशियन कोश। इसको जोड़ के बोलेंगे तो याद रखें यहाँ पर बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, ये दोनों जब आपस में जिस जंक्शन पे जुड़ेगा उसको मेलपीशियन कोश कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे लोग देखें यहाँ पर कि ब्रिक नलिका में जो ब्रिक का ट्यूब, ये ट्यूब जो आ रहा है, ये नलिका इस तरह से में एक समीपस्थ मतलब नजदीक और एक दूरस्थ मतलब एक दूर, इस संपुट से एक समीपस्थ और एक दूर कुंडलित भाग होता है। इस तरह से कुंडलित भाग होता है। अभी हम डायग्राम्स का देखेंगे पूरा डिटेल में। ये कुंडलित भाग हो गया और इस तरह से यह राउंड करेगा यह, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से ऊपर आ गया, ये बोमेन संपुट हो गया। तो ये क्या करना है कि एक समीपस्थ मतलब नजदीक में और एक दूरस्थ मतलब जो दूरी पर हो कुंडलित भाग होता है। समीपस्थ भाग नीचे आकर अवरोही चाप बनाता है। यह भाग जब नीचे आएगा तो यह अवरोही चाप बनाएगा। ये देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है, तो लिखेंगे समीपस्थ भाग मतलब नजदीक, उस कप की रचना की जगह पे जो वो नीचे की तरफ आएगा तो एक समीपस्थ आकार का जो यह कुंडलित भाग हो गया, समीपस्थ भाग नीचे आकर अवरोही चाप बनाता है तथा ऊपर अधिरोही चाप बनाता है। इस तरह से आगे बढ़ेगा तो यह अधिरोही चाप बनाएगा। अवरोही और अधिरोही चापों के बीच एक विशेष भाग को हेलने की चाप कहते हैं। यहाँ पे जो यहाँ हो गया ना ये विशेष भाग, इसको बोलते हैं हेलेज लूप, इसको बोलते हैं हेलने की चाप। अधिरोही चाप संग्राहक नलिका में खुलती है। अब अधिरोही जो हो गया, यह अधिरोही चाप कहाँ खुलेगा? याद रखेंगे संग्राहक नलिका में आकर यह खुलेगा। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेफ्रॉन की संरचना में आता है, इसको आसानी से सिस्टमेटिक समझे, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से एकदम ध्यान से भी समझना है। अब आगे देखें यहाँ पर कि अनेक संग्राहक नलिकाओं, जितने भी संग्राहक नलिका है ना वो आपस में आके मिल जाएगा और यह क्या कहलाएगा, नलिकाओं के मिलने से सामान्य संग्राहक नली कॉमन कलेक्टिव डक्ट बनता है। बहुत सारे जो आपस में आके मिल जाएगा ऊपर की तरफ। अभी लोग नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि जैसे यह आकर के जुड़ेगा तो यह क्या बन जाएगा, अनेक संग्राहक नलिका, बहुत सारे संग्राहक नलिका आपस में जब जुड़ेंगे मिलने से सामान्य संग्राहक नली कॉमन कलेक्टिव डक्ट बनता है, जो अंत में मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है। लास्ट में यह जाकर मूत्र वाहिनी यूरिफेरस ट्यूबल से जाके जुड़ जाएगा और डक्ट से जुड़ करके ये कंप्लीट संरचना जो हो गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब इसके हम लोग पिक्चर को देखें, एग्जाम में आता है कि नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं, नेफ्रॉन का चित्र के साथ वर्णन करें, नेफ्रॉन का पूरा क्रियाविधि को बताएं। इस तरह से सारे प्रश्न सब्जेक्टिव में या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में और लघु उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आता है। तो इसको आराम से लोग समझें। इन सारी चीजों को आप सिस्टमेटिक वीडियो को पॉज कर लें और इसको पॉज करके सिस्टमेटिक आप राइट डाउन कर लें। अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, जितना भी डिटेल में इंपॉर्टेंट है उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम वी गो थ्रू ऑल क्वेश्चन एंड आंसर। पहले इसको समझेंगे फिर क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं वीडियो को पॉज करके और आसानी से इसको राइट डाउन करें। पूरा सिस्टमेटिक आप लिख लें वीडियो को पॉज करते हुए और इसे आप लिखें। ये आपका हो गया नेफ्रॉन की संरचना।
अब हम लोग क्या देखें इसमें, प्रत्येक वृक्क में 10 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाई जाती है। वृक्क नलिका का आरंभ प्याली जैसी रचना से होती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से मेलपीशियन कोष कहते हैं। ये आपका एक पार्ट हो गया। इसके नीचे वृक्क नलिका में एक समीपस्थ नजदीक में और एक दूरस्थ मतलब एक दूरी में कुंडलित भाग होता है, जिसमें समीपस्थ भाग नीचे आकर अवरोही चाप बनाता है और ऊपर अधिरोही चाप बनाता है। और इसी अवरोही और अधिरोही चाप के बीच में क्या पाया जाता है, तो हेलने, यही जो आप लोग देखें हेलने की चाप जो गया इसके बीच में बनता है। तो इसको हम लोग क्लियर रखेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या देखें, अनेक संग्राहक नलिकाओं के मिलने से जितने भी संग्राहक नलिका, क्योंकि बात कितने की हो रही है, 10 लाख, तो 10 लाख जितने भी नलिकाओं का जो डक्ट अलग अलग आके मिलेगा, तो क्या कर रहा है कि मिलने से एक सामान्य संग्राहक नली बनेगा जिसे बोलेंगे कॉमन कलेक्टिव डक्ट। और यह लास्ट में अंत में कहाँ खुलेगा, तो मूत्र वाहिनी में जाकर ये सारे डक्ट खुलेंगे जो फिल्ट्रेशन का काम करेगा। उत्सर्जन में सभी को छानेगा, यूरिक एसिड को छानेगा, यूरिया को, यूरिन को अलग करेगा और छान करके वह एक चेंबर में स्टोर करेगा जहां से मूत्र वाहिनी से वह बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम इसका डायग्राम को देखेंगे, पॉज करके लिख लिए। अब देखिए डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, बहुत ही आसान और सरल है बनाना डायग्राम। डायग्राम में कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे, एक डॉटेड लाइन लेंगे और इस तरह से यहाँ से इसको रोल करेंगे घुमाते हुए लेकर के, इसको बनाते चलेंगे। फिर आगे से इसको हम ऐसे क्वाइल करेंगे, कुंडलित करेंगे और कुंडलित करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। यहाँ से छोटा एक लाइन लेकर के यहाँ तक मिलाएंगे। फिर थोड़ा सा बड़ा निकालते हुए नलिका को हम इसमें लाके बाहर सामान्य संग्राहक नली में निकाल देंगे। और ये फ्लो, ब्लड फ्लो का डायरेक्शन जो ये आपका हो गया उत्सर्जन प्रक्रिया में जो फिल्ट्रेशन होता है उस फ्लो को इस डायरेक्शन से हम लोग दिखाएंगे। अब आप लोग यहाँ पे देखिए क्या कि इसमें होता क्या क्या है, इसमें सिर्फ यही डायग्राम बना दे आपको 5 नंबर सॉलिड से मिलता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है कि एक वृक्क नलिका की संरचना को चित्र सहित प्रदर्शित करे, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। 5 नंबर का बोर्ड मॉडल एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, तो सिर्फ हमें इसको प्रैक्टिस कर लेना है। बनाना बहुत ही आसान है और इसमें सारे पॉइंट वाइज हम सिस्टमेटिक सबको याद कर लेंगे। जो भी डिस्क्रिप्शन पीछे वाले में देखे थे उसी को अरेंजमेंट करते हुए लैंग्वेज के रूप में लिख देना है। इस तरह से हमें पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी कैसे हम एक संरचनात्मक रचना वृक्क की नलिका का बना सकते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका। यह जो बाहर की तरफ निकला ना, यह इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका। पहला याद कर ले, यह अभिवाही धमनिका हो गया। यहां से हम आगे बढ़ेंगे, यह भी हो गया अभिवाही धमनिका। इस बीच वाले चैम्बर को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। पहला याद करेंगे अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका यह हो गया। इसके नीचे आएगा ग्लोमेरुलस, यहां से फिल्ट्रेशन होगा और छन्ना शुरू हो जाएगा उत्सर्जन की क्रिया के लिए। इस प्याली नुमा प्लेट नुमा संरचना जो प्लेट है उसको बोलते हैं बोमेन संपुट। यह प्लेट हो गया बोमेन संपुट। तो 3 नाम हमें आसानी से याद हो गया। पहला हमें याद हो गया कि ऊपर में दो डॉटेड लाइन आया, अभिवाही धमनिका बोलेंगे, क्लियर है। बीच वाला जो चैम्बर का हो गया इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस अभिवाही धमनिका। उसके नीचे आएगा बीच जो उसका रूट हो गया, रूट लेवल, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। उसके नीचे जो प्याली जैसी संरचना हो गई उसको बोलेंगे बोमेन संपुट। दिमाग में बैठा ये पूरी तरह से एकदम सिस्टमेटिक याद हो जाएगा। बोमेन संपुट हो गया। अब उसका डायग्राम क्वाइल्ड, मतलब यहां से निकला इसको क्वाइल करेंगे, ये कर्व सेट करेंगे। अब क्वाइल जब करेंगे तो नीचे ये जो रचना बन गई ना इसको बोलेंगे अवरोही चाप। यहां तक हमें 4 पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 नाम सिस्टमेटिक हमें सब याद हो गया, दिमाग में बैठा लिए। फिगर भी दिमाग में बैठाते चलेंगे। ऊपर 2 लाइन आया, दोनों को ऊपर से लाइन खींचेंगे, अभिवाही धमनिका बोलेंगे। उसका जो मेन रूट हो गया इसको ग्लोमेरुलस बोलेंगे। रूट ग्लोमेरुलस, अभिवाही धमनिका, ऊपर का पार्ट प्लेट जो बन गया बोमेन संपुट हो गया, क्वाइल्ड हो गया, अवरोही चाप। एकदम क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ से इस नली को बड़ा लेके आए, यहाँ छोटा कर दिए। छोटा ये क्वाइल्ड यू शेप संरचना जो गया, यही क्वाइल्ड हो गया, इसको बोलते हैं हेनले का चाप। अगला में छठा डॉटेड हमें पूरा इंडिकेशन याद हो गया कि इसका नामकरण क्या हो गया, हेनले का चाप। फिर से याद करते चलेंगे, यहाँ से अभिवाही धमनिका, फिर दूसरा हो गया, ये दोनों रूट हो गया अभिवाही धमनिका। इसके नीचे जब आएंगे तो याद रखेंगे ग्लोमेरुलस, ये जो हो गया ये बीच वाला पार्ट इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। और यहां से जब नीचे आएंगे ये प्लेट है, तो प्लेट की जो रचना हो गई इसको क्या बोलेंगे, बोमेन संपुट। क्या बोलेंगे, बोमेन संपुट। अब इसके नीचे हम आएंगे और ये क्वाइल्ड जो हो गया, यह कर्व लिया, डायग्राम नीचे आया, अवरोही चाप। अवरोही चाप खत्म हुआ, हेलने का चाप, हेनले का चाप आ गया। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, इसको क्वाइल्ड करते हुए मेन रूट में इसको लाके मिला देंगे। अब इसको क्या बोलते हैं, संग्राहक नलिका। ये हो गया आपका संग्राहक नलिका।
सिस्टमेटिक याद करते चले। अब संग्राहक नलिका जो गया बड़ी सी नलिका में खुलेगा जिसको बोलते हैं सामान्य संग्राहक नलिका। तो ये हो गया सामान्य संग्राहक नलिका, ये सभी नलिका आगे खुल रहा है इसमें बेस, और इसको अवरोही ऐसे अधिरोही चाप बोलते हैं। बस इतना ही याद करना है, ये अधिरोही चाप हो गया। तो ये सारे सिस्टमेटिक पॉइंट को हम आसानी से याद कर लिए, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे परमानेंट याद हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोग क्या किए कि ब्रिक नलिका की संरचना का डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन सीखे, और यही जो डिस्क्रिप्शन वो देखे यह मिलाकर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। लघु उत्तरीय में भी आता है, इसी को शॉर्ट में कर देंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा जब इसका डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो हम इस तरह से डायग्राम बना दें। है ना मजे की बात? इस तरह से आप इसको आसानी से राइट डाउन करें और सिस्टमेटिक सारे पॉइंट को आप याद कर लें कि किसको हम क्या बोलेंगे, और इस तरह से परमानेंट आपका याद हो जाएगा। फुल गारंटी के साथ परमानेंट याद हो जाएगा। आप इसको वीडियो को पॉज करें और सिस्टमेटिक इसको बनाने का प्रयास करें। एकदम आसान है, बिल्कुल सरल से रूप में, विदाउट टेंशन। यू ओनली कैरी ऑन टू गिव द स्मार्ट नोट्स ऑन योर नोटबुक, नो डाउट। तो यहां तक आप कर ले और इसको आसानी से आप राइट डाउन करें। ओके, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। इतना फंक्शन हो गया तो एक और हम देखते हैं ब्रिक के कार्य क्या होते हैं। तो पहले इसको आप नोट डाउन करें। इस तरह से पूरे सिस्टमेटिक रूप से हम याद रखेंगे, इसमें किसका क्या नाम है इसको हम याद रखेंगे, सिस्टमेटिक रूप से याद कर लेंगे कि अविवाही धमनिका, ग्लोमेरुलस, वुमेन संपुट, अवरोही चाप, हेलने का चाप, उसके बाद संग्राहक नलिका, सामान्य संग्राहक नली और अधिरोही चाप। और ये रहा आपका एक ब्रिक नलिका की संरचना। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ये देखें आप पूरी तरह से, ये ऊपर का पार्ट हो गया, सिस्टमेटिक आप देख लें पूरी तरह से, और फिर इसका थोड़ा सा नीचे भी डायग्राम है जिसको आप देख लें। तो यह डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लें आराम से। नीचे जो है लिखा हुआ उसको लिखेंगे ब्रिक नलिका की संरचना, और ऊपर का जो पार्ट है वो आप देख लें। इस तरह से यह डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके कार्य को लोग जल्दी से देखते हैं। अब ब्रिक के कार्य की बात की जाए तो किडनी जो होता है वो 3 अलग अलग स्टेप में काम करता है। वो तीनों स्टेप को याद करेंगे कैसे हो गया। तो ब्रिक का पहले कार्य क्या हो गया, तुम देखिए ब्रिक द्वारा यानी किडनी के द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। ब्रिक के द्वारा मूत्र निर्माण की क्रिया या इसे उत्सर्जन एक्सक्रेशन की क्रिया बोलेंगे, वो टोटल 3 चरणों में संपन्न होती है। इस तीनों चरणों को याद करना बहुत ही जरूरी है और इस तीनों चरण के बारे में जानना जरूरी है। आज हम लोग पहले इसके नाम को जाने। तो पहला हो गया कि ब्रिक के कार्य में पहला हो गया, जो पहला चरण बोलते हैं उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जी हाँ, पहले चरण का नाम क्या हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। याद करें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये पहला चरण हो गया। दूसरे चरण की बात की जाए तो हो गया ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, याद करें, पहला हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहला, दूसरा ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण और ट्यूबुलर श्रवण तीसरा हो गया ट्यूबुलर श्रवण। तो दूसरा ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, ट्यूबुलर श्रवण, यह नाम तीनों आसानी से हमें याद हो जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहला, ट्यूबुलर, देखिए ट्यूबुलर यहाँ भी है, ट्यूबुलर यहाँ भी है, इसमें पुनर्अवशोषण लगा हुआ है, इसमें श्रवण लगा हुआ है। तो दो में तुम्हें आसानी है, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण और श्रवण। श्राव करता है, अवशोषण मतलब उसको सोखता है, और फिल्ट्रेशन मतलब छानता है। तो तीनों चरणों को याद करें कि पहला हमारा क्या हो गया, पहला हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, ट्यूबुलर श्रवण। अब इन सभी के डिटेल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसको आराम से सिस्टमेटिक याद करें और इसे यूनिट को आप राइट डाउन करो। यू मस्ट गो थ्रू दिस ऑल यूनिट in your notebook and this will help you for your competitive examination also. And there is a big notes, standard notes of biology from class 10th. You have create these types of notes for your bright future and I hope so कि आपको ये वीडियो पसंद आए। और इस तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका तीनों का इन डिटेल डिस्क्रिप्शन जानेंगे। अभी हम लोग यही जाने हैं कि ब्रिक का जो कार्य होता है वह फिल्ट्रेशन करने का कार्य होता है। ब्रिक क्या करेगा, तो ब्रिक द्वारा मूत्र निर्माण होता है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलेंगे, उत्सर्जन बोलेंगे। ये कितने चरणों में पूर्ण होगा, 3 चरणों में। और इन 3 चरणों का नाम जो हो गया ब्रिक का, वो हम लोग जान गए कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, उसके बाद ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण हो गया और ट्यूबुलर श्रवण हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और यदि वीडियो पढ़ने हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, गुड लक, थैंक यू।